स्वागत है आप सबका एक बार फिर। चलिए अपने आगे की कक्षा को जारी रखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन यानी टीका। अब ये भी देखिए, ये भी एक ऐसा भाग हो जाता है जो कि फिर से आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ तो नहीं है, परंतु पिछले कुछ सालों में हम ये मान के चल सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है और यहाँ से प्रश्न इसीलिए पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। पिछले 2-3 साल में पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से कुछ प्रश्न तो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर ये टीका होता क्या है, वैक्सीन क्या होता है, कैसे कार्य करता है और इससे जुड़ी हुई जो कुछ अवधारणाएँ हैं, उनको समझेंगे हम। तो छोटा-सा भाग है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा। अब सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि वैक्सीन क्या है, टीका क्या है और वैक्सीन और मेडिसिन के बीच में क्या अंतर है? वैक्सीन और मेडिसिन के बीच में क्या अंतर है? मेडिसिन जिसको आप दवा कहेंगे या फिर औषधि कहेंगे, तो इसके बीच में अंतर क्या है? आप बताएं जल्दी से पहले कि आपके हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? हाँ, दीपशिका बिल्कुल सही। नहीं, ये कहना गलत होगा कि दवा केवल ठोस होता है। आप जैसे कफ सिरप वगैरह लेते हैं तो वो भी लिक्विड ही होता है। हाँ, मालती आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अभी तक 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर मैं ढूँढ रहा हूँ। हाँ, शीला आपने सही कहा। हाँ, संजय आपने सही कहा। ठीक है? तो समझिए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है कि टीका यानी वैक्सीन क्या है और मेडिसिन क्या है। इनके बीच में जो सबसे प्रमुख अंतर है, सबसे प्रमुख अंतर ये है कि टीके को हम लोग सामान्यतः बीमारी के पहले लेंगे, यानी किसी भी रोग के रोकथाम के लिए लेंगे, ठीक है? किसी भी रोकथाम के लिए लेंगे और दवा या औषधि या मेडिसिन को हम लेते हैं किसी भी बीमारी के उपचार के लिए। तो वैक्सीन को लिया जाएगा रोग के रोकथाम हेतु और मेडिसिन यानी दवा को आप लेंगे रोग के उपचार हेतु। ये अंतर है, ठीक है? ये है अंतर। दवा कब आप खाते हैं? दवा आप तब लेते हैं जब आपको बीमारी हो चुकी हो। तो अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तब आप दवा लेते हैं। उसके बाद वैक्सीन लेने से कुछ नहीं होगा। वैक्सीन को लिया जाता है किसी भी रोग से रोकथाम के लिए, उसके होने के पहले। तो इस तरह से इसीलिए समझें कि वैक्सीन का उपयोग हम कब करते हैं। तो अगर हम इसे परिभाषित करें तो इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि कमजोर, मृत या खंडित सूक्ष्म जीवों या विषाक्त पदार्थ या फिर एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट के निलंबन है जो मुख्य रूप से किसी भी रोग की रोकथाम के हेतु दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसी को आगे हम समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी वैक्सीन की, किसी भी टीके की, तो ये कार्य कैसे करना करता है इसको समझते हैं। तो जो भी रोगजनक होगा, जो भी रोगाणु होगा, उसी के हिसाब से बनाया जाता है वैक्सीन। और कई बार वैक्सीन वैसे ही किसी रोगजनक का ही एक और प्रारूप हो सकता है। यानी जिस वायरस से, मान लीजिए अगर किसी वायरस से कोई रोग हो रहा है, तो कोई वैसा ही दूसरा वायरस का उपयोग हम करेंगे वैक्सीन बनाने में। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि कैसे वैक्सीन का उपयोग कब करते हैं और वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है। तो ये ठीक है, ये बात समझ गए। आप कह रहे हैं कि वैक्सीन डिजीज से पहले लिया जाता है बट कोविड पेशेंट को नहीं, 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 कोविड पेशेंट को बाद में थोड़ी दिया गया।
आपको कोविड से लड़ने की क्षमता देने के लिए कोविड वैक्सीन दिया गया है। कोविड से लड़ने के लिए, ताकि आगे आपको कोविड ना हो दोबारा, या पहले भी हो चुका है तो ऐसा नहीं कि कोविड के बाद दिया जा रहा है, नहीं, आगे कोविड ना हो उसके लिए आपको वैक्सीन दिया जा रहा है। इसीलिए इस बात को समझें कि अंतर क्या है, कि वैक्सीन का मतलब क्या है और वैक्सीन को कब देते हैं, इस बात को समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दवा को तब लेंगे जब आपको रोग का उपचार करना हो, और वैक्सीन को तब लेंगे जब रोग का रोकथाम करना हो। और इसीलिए विशेषकर वैक्सीन वहां पर दिया जाता है जब किसी भी रोग के प्रति कोई मेडिसिन यानी कोई दवा काम ना करे। अगर हमें पता है कि कोई भी दवा से उपचार नहीं कर सकते हैं, या फिर ये ऐसी बीमारी है जो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है, तब जाकर के ही हम लोग वैक्सीन का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए आप पाएंगे कि वैक्सीन कहाँ-कहाँ पर है। तो कोविड-19 के विरुद्ध हमने वैक्सीन का उपयोग किया, हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध हमने वैक्सीन का उपयोग किया, चेचक के विरुद्ध इसके पहले किया गया था, चाहे तो चिकन पॉक्स के विरुद्ध कर सकते हैं, रेबीज के विरुद्ध दिया जाता है, तो टेटनस का वैक्सीन लिया जाता है। तो ये सारे याद रखिए कि जहाँ कहाँ पर हम लोग वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। वैक्सीन का उपयोग हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पर या तो वह बीमारी जानलेवा है, या फिर उसके विरुद्ध हमारे पास कोई भी चिकित्सा उपचार पद्धति नहीं उपलब्ध है, या फिर कोई दवा उसके विरुद्ध उपलब्ध नहीं है या कारगर नहीं है, तभी हम वैक्सीन का उपयोग करते हैं। इसीलिए रोकथाम के लिए उपयोग कर रहे हैं, ताकि आपको होने की घटना से ही बचाया जा सके। ठीक है? तो इस प्रकार से अब जैसे रेबीज भी है, तो आप कहेंगे कि रेबीज भी तो कुत्ते के काटने के बाद लिया जाता है, रेबीज वैक्सीन। तो यहाँ पर अंतर ये है कि रेबीज के जो वायरस होते हैं, उसे हमारे शरीर में कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। कम से कम 2 दिन का समय और 2 साल तक का समय लग सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आज किसी रेबीज़ वाले कुत्ते ने किसी इंसान को काट दिया, और रेबीज़ के जो लक्षण हैं, आज से 2 साल बाद दिखने शुरू हों। तो इसीलिए उसको कार्य करने में, या उसको हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है, अधिक से अधिक 2 साल तक का समय लग सकता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि अभी किसी को कुत्ते ने काटा है, तो फिर उन्हें कहा जाएगा कि अगले 1 दिन के अंदर आप वैक्सीन ले लीजिए। तो अगले 1 दिन के अंदर आप वैक्सीन अगर ले लेंगे, तो आपको फिर रेबीज से रोकथाम करने में आपको मदद मिलेगी। अन्यथा एक बार अगर रेबीज हो गया, तो रेबीज का कोई उपचार नहीं है। रेबीज के विरुद्ध कोई भी दवा काम नहीं करती, और फिर उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। उसके बाद फिर उस व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता है रेबीज वायरस से। इतना खतरनाक हो जाता है रेबीज। तो इसलिए उसके विरुद्ध पहले से ही टीके ले लिए जाते हैं, ताकि टीका जो है वो बहुत तेज काम करेगा और वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगा। और इसीलिए हालांकि इसलिए ऐसा नहीं है कि उसको भी बीमारी के बाद लिया जा रहा है, बीमारी ना हो इसके लिए लिया जा रहा है। ठीक है? तो ये वैक्सीन जो है ये कार्य कैसे करता है, इस बात को समझते हैं। तो इतना आप जानते होंगे कि कोई भी वैक्सीन जो है हम किसी इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं, है ना? इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर वैक्सीन को डाला जाता है। अब ये जो वैक्सीन है, ये यहाँ पर हमारे शरीर में एंटीजन को डालता है। एंटीजन, जिसको हम हिंदी में प्रतिजन कह सकते हैं। ठीक है? एंटीजन यानी प्रतिजन को हमारे शरीर में डाला जाता है। अब ये जो एंटीजन होता है या प्रतिजन होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो जिसके विरुद्ध हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है कार्य करे। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके विरुद्ध हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करे, और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाए यानी एंटीबॉडी बनाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग प्रतिजन कहेंगे, यानी एंटीजन कहेंगे। ठीक है? तो प्रतिजन का अर्थ क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रतिजन ऐसा पदार्थ या रोगाणु जिसके विरुद्ध
हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। ठीक है, उसको हम लोग प्रतिजन कहेंगे। तो अब ये प्रतिजन जो है पहले वैक्सीन के माध्यम से ये डाले जाते हैं। अब ये जो प्रतिजन है यहाँ पर जिनको हमारे शरीर में डाला जा रहा है, ये प्रतिजन जो है ये हो सकता है किसी वायरस के बने हुए हो, ये हो सकता है कि वैसे ही किसी वायरस से बने हुए हो जो रोगाणु का जो वायरस है बिल्कुल उसी की तरह हो। तो बिल्कुल उसी की तरह के किसी एक वायरस को चुना जाएगा और उसको प्रतिजन के रूप में शरीर में डाला जाएगा। अब जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले उनके सामने आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो अब यहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जब हम बात करते हैं, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या कार्य है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जितने भी प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कार्य होता है कि वो जा करके कोशिश करेंगे कि ये प्रतिजन आकर के इनके शरीर से चिपक जाए। तो इनका कार्य यही होता है कि ये जा करके कोशिश करेंगे कि ये इनके शरीर से चिपक जाए। अब ये जैसे ही शरीर से इनके चिपकेगा, ये फिर जा करके दिखाएंगे टी हेल्पर सेल को। ये जाएंगे टी हेल्पर सेल के पास और टी हेल्पर सेल के पास जाकर के ये प्रतिजन दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये टी हेल्पर सेल को जाके दिखाया जाएगा कि देखिए एक नया प्रतिजन है जो मुझे नजर आया है। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि रात में पहरा देने वाली जो पुलिस की दल होती है, ये बिल्कुल उसकी तरह है कि चारों तरफ ये शहर में घूम रहे हैं और जहां पर कोई कुछ गलत नजर आया उसको धर दबोचेंगे। वैसा ही कार्य है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब क्या हुआ कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, यानी प्रतिजन को प्रस्तुत करते हैं, तो इसीलिए इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है। यानी ठीक है, तो इनका ये कार्य है कि ये जाएंगे और टी हेल्पर सेल को जाकर के दिखाएंगे कि ये नया प्रतिजन है जो हमें मिला। फिर अब टी हेल्पर सेल का क्या कार्य होगा? टी हेल्पर सेल यहां पर से दो प्रकार के और कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। एक होगा बी सेल और दूसरा होगा टी सेल। तो बी सेल और टी सेल यहां से बनाए जाते हैं। बी सेल का कार्य होता है एंटीबॉडी बनाना, यानी प्रतिरक्षी बनाना बनाना और ये हजारों से लाखों की संख्या में ये प्रतिरक्षी बनाएंगे। तो प्रतिरक्षी बनाने के पहले ये इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये जो प्रतिजन शरीर में प्रवेश किया, ये कैसा प्रतिजन है, इसकी संरचना कैसी है, इसके विरुद्ध अगर हमें हमला करना है तो इसके विरुद्ध कैसे हमला कर सकते हैं। इन सारी बातों का विश्लेषण बी सेल द्वारा किया जाएगा और उसके आधार पर प्रतिरक्षी बनाए जाएंगे। तो प्रतिरक्षी बिल्कुल समझ समझ लीजिए कि यहाँ पर ताले चाबी की कहानी है कि प्रतिजन एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी खो चुकी है और ये बी सेल का कार्य है इसका चाबी बनाना। तो वो उस प्रकार के चाबी बनाएंगे जो कि इस ताले में सेट हो जाए। तो वही होगा यहाँ पर कि इस ताले में ये चाबी जो है ये सेट हो जाएगी, यानी जो प्रतिजन है, जो टीके का प्रतिजन है, वैक्सीन प्रतिजन है, उसमें जाकर के ये जो प्रतिरक्षी है वो जाकर के सेट हो जाते हैं बिल्कुल चाबी की तरह और पूर्ण रूप से इसे घेर लेंगे। ये जो प्रतिजन आया था, इसे पूर्ण रूप से सारे जो एंटीबॉडी हैं ये चारों ओर से बिल्कुल घेर लेते हैं। अब एक बार जब ये घेरा गए, तब कार्य होता है किलर टी सेल का। किलर टी सेल जो होते हैं, इनका एक ही कार्य है। इनका कार्य है कि जहां पर भी इन्हें देखे कि कोई भी प्रतिजन अगर प्रतिरक्षी से घिरा हुआ है, बस उसको जाना है और नष्ट कर देना है। तो बिल्कुल जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसको कहते हैं, असैसिनेशन जिसको कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही है कि पहले से आपको बता दिया गया है कि देखो जहां पर ये फोटो मिले जाकर के मार दो। वैसा ही कुछ कार्य यहाँ पर इनका है कि जाकर के जहां पर भी प्रतिजन मिलेंगे, जो कि किसी जो जहां पर भी ऐसे प्रतिजन मिलेंगे जो चारों ओर से प्रतिरक्षी द्वारा घेरे गए हैं, उसको जाकर के नष्ट कर देना इनका कार्य है। तो किलर टी सेल जाएंगे और ये वाले जो एंटीजन है इसको जाकर के वे नष्ट कर देंगे। तो अब बात यह है कि वैक्सीन जो आपके शरीर में आया वो तो नष्ट हो गया, जो वैक्सीन डाला गया था उसी को तो नष्ट कर दिया गया।
तो अब जब वैक्सीन को ही हमने नष्ट कर दिया गया, हमने अगर नष्ट कर दिया, तो फिर हमें फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? फिर कैसे हमें फ़ायदा हो रहा है? तो याद रखिए क्यों फ़ायदा हो रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इतनी लंबी सी जो प्रक्रिया है यहाँ पर, आखिर इसके अंत में हमें फ़ायदा कैसे मिल रहा है? फ़ायदा इस प्रकार से मिल रहा है कि ये जो सारे कार्य हुए, इन सारे कार्यों की एक स्मृति बन जाती है, मेमोरी सेल कहते हैं। तो एक स्मृति बन जाती है सारे कार्यों की, और वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को याद रहती है। तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को अब ये याद है कि ये जो पूरी प्रणाली थी, ये क्या थी? ये क्या-क्या कार्य हुआ, कैसे-कैसे कार्य हुआ? पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया? बी सेल ने क्या किया? संरचना कैसी थी? कैसे एंटीबॉडी बनाए गए? उसके बाद फिर किलर टी सेल ने क्या किया? कैसे इसे नष्ट कर दिया? ये सब अब इसकी स्मृति बन चुकी है हमारे शरीर में, जो कि बी सेल के माध्यम से ये स्मृतियाँ बन रही हैं। बी सेल की, टी सेल की, हेल्पर सेल की, सबकी स्मृति बनकर तैयार है। स्मृति बनने से क्या होगा? जब सच में ऐसा होगा कि जिस दिन जो रोगाणु है वो सच में हमारे शरीर में जब प्रवेश करे, तो जैसे ही प्रवेश करेगा, सबसे पहले फिर से वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सामने आएंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस प्रतिजन को अपने शरीर से चिपका देंगे और चले जाएंगे टी सेल के पास, और वहां पर दिखेगा कि ये जो नया रोगाणु आया है, इस रोगाणु की संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी वैक्सीन की संरचना थी। तो अब हमें पता है कि इससे कैसे लड़ा जाता है। एक बार हम जब लड़ चुके हैं वैक्सीन से, तब हमने इससे लड़ने की रणनीति बना ली थी। तो अब हमारे पास रणनीति पहले से तैयार है। अब हमारे पास रणनीति पहले से तैयार है, करना क्या है? हमला करना है बस। तो हमला इस बार जब किया जाएगा तो बहुत तेज हमला किया जाएगा। तो इस बार हम पहले से तैयार बैठे हुए हैं, और इसीलिए जैसे ही ये प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करे, वैसे ही उसे नष्ट कर दिया जाएगा। नष्ट करने में कोई समय हम नहीं लगाएँगे। अगर ये पहली बार प्रवेश कर रहा होता और हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, तो फिर हम शायद इसे लड़ने में बहुत समय लगा देते, और ये हमारे शरीर के लिए जानलेवा हो सकता था। और वही कोविड-19 में हुआ है। कोविड-19 में हम क्या कहते हैं कि 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है, किसी भी कोविड-19 के जो भी लक्षण हैं, उनको दिखने में। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोविड-19 के विरुद्ध जो टीके फिर बाद में बनाए गए, उनको इस हिसाब से बनाया गया कि अगर वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करे भी, तो पहले से हम तैयार बैठे हुए हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से तैयार बैठी हुई है, और कोविड-19 वायरस से लड़ने की क्षमता अब हमारे शरीर में है। और इसीलिए वैक्सीन जब एक बार लोगों को लग गया, तो उसके बाद आप देखिए कितनी तेजी से जो कोविड-19 के जो केस थे, उसमें कितनी कमी आ गई है। कितनी कमी आ गई, और हमें लड़ने की क्षमता आई। जो मृत्यु दर जो थी वो काफ़ी नीचे आ गई। तो इन सब के पीछे वैक्सीन का होना बहुत बड़ी बात रही है, एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो जैसे ही ये रोगाणु प्रवेश करेगा हमारे शरीर में, फिर से वही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जो वैक्सीन के प्रवेश करने पर की गई थी। तो उसी को हम देखेंगे कि बाद में इसे दोहराया जाएगा, और फिर से इसकी स्मृति हमारा शरीर बना लेगा। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इसकी स्मृति दोबारा एक बार बना करके तैयार रहेगी। तो इस प्रकार से कुछ हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये जो अ, टीका है, ये कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। अब इस टीके को बनाने के विभिन्न तरीके हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार के टीके होते हैं। तो जैसे संपूर्ण रोगजनक टीका है, जिसको होल पैथोजन वैक्सीन कहते हैं। तो संपूर्ण रोगजनक टीका इसलिए कार्य करता है, इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें संपूर्ण रोगजनक का प्रयोग किया जा रहा है, यानी वायरस का या बैक्टीरिया का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। और ये वही वायरस या बैक्टीरिया होगा, या बिल्कुल संरचना में कह लीजिए कि बिल्कुल आकृति में बिल्कुल एक ही जैसा होगा जिस प्रकार का हमारा रोगाणु है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, या तो निष्क्रिय वैक्सीन है या तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। निष्क्रिय वैक्सीन वैसे वैक्सीन को कहते हैं जहाँ पर जो भी वायरस या बैक्टीरिया को इस टीके में डाला जा रहा है, वो इस प्रकार से डाला जा रहा है कि पहले उसे हम लोग मार देते हैं, और मारने के बाद इसे डाला जा रहा है। तो शरीर को या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये नहीं पता कि
जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है वो पहले से मृत है। इन्हें बस इतना समझ में आता है कि इसे हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए था। चाहे जीवित हो, चाहे मृत हो, हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए था। तो प्रतिरक्षा प्रणाली बस इतना ही समझती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो निष्क्रिय वैक्सीन में कुछ ऐसा ही है कि पहले से ही इसे मार दिया जाता है और उसके बाद शरीर में ये प्रवेश करता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में ऐसा नहीं है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में ये करते हैं हम पहले इसे जो भी रोगाणु है उसे बिल्कुल शिथिल बना देते हैं। बिल्कुल शिथिल बना देते हैं ताकि ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है? ताकि ये हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके और ये हमारे लिए एक वैक्सीन के रूप में कार्य कर सके। उसी प्रकार से होते हैं सब यूनिट टीके। तो सब यूनिट टीके जो हैं वो वैसे होते हैं जिनमें किसी एक भाग का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसे सब यूनिट कहा जा रहा है कि जो भी प्रतिजन है वो कोई रोगाणु का एक भाग होगा या फिर जो भी विषाक्त पदार्थ है उसका बस एक छोटा सा भाग का उपयोग हम करेंगे तो उसको सब यूनिट कहा जाएगा। और उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड टीका। तो न्यूक्लिक एसिड टीका वो है जहां पर किसी ना किसी प्रकार के आनुवंशिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा हो, चाहे डीएनए का हो, चाहे आरएनए का हो। तो किसी आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करके जब हम टीका बनाते हैं तो उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड टीका कह सकते हैं। तो जैसे निष्क्रिय टीका है सबसे पहले, तो निष्क्रिय टीका किसको कह रहे हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु के मृत या निष्क्रिय रूपों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और ये सारे आप देख लीजिए कि ये सारे रोग रह चुके हैं जिसके विरुद्ध हमने निष्क्रिय टीकों का उपयोग किया है। तो निष्क्रिय टीके को हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, इनको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहा जा सकता है। इसके बाद फिर है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। तो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन में जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी रोग उत्पन्न वाले रोगाणु हैं उनको पहले कमजोर कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल शिथिल कर दिया जाता है और उनको शिथिल करने के बाद, उनको कमजोर करने के बाद फिर उनका उपयोग हम करते हैं। तो इसको भी हमने देखा है कि कई सारे अलग-अलग रोग हैं जिनके विरुद्ध इनका भी कार्य हमें देखने को मिला है, इनका भी हमने उपयोग किया है। इसके बाद होते हैं एमआरएनए टीके। तो एमआरएनए टीके में हम एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का उपयोग करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या होता है ये समझिए कि मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे जीन से प्रोटीन बनाने के निर्देश कोशिका द्रव तक ले जाने का कार्य ये करते हैं। और एमआरएनए का काम क्या होता है? एमआरएनए का कार्य होता है कि जितने भी प्रकार के प्रोटीन बनाने का कार्य हो या नए भाग कोशिकांग बनाने का कार्य हो, इन सब का जो निर्देश है ये मैसेंजर आरएनए के पास होता है, ये एमआरएनए के पास होता है। तो जब हम एमआरएनए टीके बनाते हैं तो किसी भी प्रतिजन को, ध्यान रखें, किसी भी प्रतिजन को शरीर के भीतर डालने के बजाय हम लोग एमआरएनए को शरीर में डालते हैं। ठीक है? हम एमआरएनए को शरीर में डालते हैं और ये एमआरएनए जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब ये यहाँ पर प्रतिजन बनाना शुरू करता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस टीके में इस टीके के माध्यम से शरीर में प्रतिजन के स्थान पर एमआरएनए डाला जाता है। यह एमआरएनए
हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात ठीक है, कुछ ऐसा हम होते हुए देखते हैं। तो इस टीके के माध्यम से शरीर में प्रतिजन के स्थान पर एमआरएनए डाला जाता है और यह एमआरएनए हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात प्रतिजन बनाने लग जाता है। तो जो प्रतिजन ज्यादातर वैक्सीन में हम क्या करें कि हम लोग सीधे सीधे प्रतिजन डाल रहे हैं, यहाँ पर हम प्रतिजन नहीं डाल रहे, यहाँ पर हम एमआरएनए डाल रहे हैं और एमआरएनए हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर के भीतर प्रतिजन बनाने लग जाएगा और ये प्रतिजन जैसे ही बनेंगे वैसे ही हमारे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इसके ऊपर हमला कर देगी। तो पहली बार हमने क्या देखा है कि कोविड 19 के विरुद्ध पहली बार एमआरएनए टीके का उपयोग किया गया है। अभी तक हम लोगों ने कभी भी एमआरएनए टीके का उपयोग नहीं किया था किसी भी रोग के विरुद्ध। तो ये अगर मैं जैसे निष्क्रिय टीका है, तो आपने कोवैक्सीन का नाम सुना होगा, जो हमने उपयोग किया है भारत में। तो कोवैक्सीन वैक्सीन जो है वो निष्क्रिय टीका है। उसी प्रकार से कोविशील्ड का जो हमने उपयोग किया, तो ये जो कोविशील्ड टीका है, ये लाइव एटेन्यूएटेड टीका है, ठीक है? ये लाइव एटेन्यूएटेड टीका है और एमआरएनए, अगर आपने फाइजर का नाम सुना है, या फिर अगर आपने मॉडर्ना का नाम सुना है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों एमआरएनए टीके हैं। इसके अलावा है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टीका। तो देखिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, दोनों ऐसे शब्द हैं जो हम लोग पहले देख चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट हमने कहाँ देखा था, याद है किसी को? रिकॉम्बिनेंट हमने कहाँ पढ़ा? रिकॉम्बिनेंट शब्द कहाँ पे हमने देखा है? जल्दी से कोई बताए, भूल गए सब लोग? हाँ, मूलचंद आपने सही कहा। हाँ, फैजान आपने सही कहा। हाँ, रोशनी, देवेंद्र आपने सब, कौन सी प्रौद्योगिकी थी, याद कीजिए जरा, कौन सी प्रौद्योगिकी थी जहां पर हमने बात किया था इसके बारे में? उस तकनीक का अगर आपको नाम याद हो, कहां पर? टॉपिक का नाम बताइए, टॉपिक कौन सा टॉपिक में पढ़ा? तो चैप्टर के नाम तो खैर सब लोग सही बता रहे हैं। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में तो हमने पढ़ा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा? जल्दी कोई जल्दी बताइए। लग रहा है सब लोग भूल गए हैं। हमने पढ़ा था, याद कीजिए, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम ट्रांसजेनिक पौधे बना सकते हैं, याद है? ट्रांसजेनिक पौधे कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो वहां पर हमने पढ़ा था, है ना, कि कृषि में कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट क्यों कह रहे थे, पुनर्योगज क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहां पर दो अलग अलग जीन जो है वो एक साथ मिलाए जा रहे थे, है ना? यही कर रहे थे हम लोग कि एक ऐसा जीन था जो हमें चाहिए था और दूसरा जीन कौन सा था, हमारे वाहक का, वाहक मतलब वेक्टर। तो वेक्टर के जीन में हम अपने, हमें जो चाहिए था वांछित जीन जो था, उसको हम लोग जोड़ दे रहे थे। तो दो अलग अलग जीन क्योंकि जोड़ रहे थे, तो इसीलिए उसको रिकॉम्बिनेंट कहा हमने। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहने का भी अर्थ वही है जो वहां पे था, कि यहाँ पर दो अलग अलग जीन होंगे, दो अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया होंगे, जिनको एक साथ मिलाया जाएगा और उनको एक साथ लाकर फिर हम बनाएंगे अपना टीका। तो ये भी पहली बार कोविड 19 के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया है। और यदि आपने स्पुतनिक का नाम सुना है, रूस का जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, ये जो है, ये क्या है, ये एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है? ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है जिसका उपयोग पहली बार
कोविड-19 के विरुद्ध किया गया है। तो इसीलिए याद रखें कि ये सारे वैक्सीन हैं। इसके अलावा एक और वैक्सीन का भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, डीएनए वैक्सीन है। तो डीएनए वैक्सीन की खासियत ये है कि ये भारत में बनाई गई है। तो पहली बार विश्व में कोई अगर राष्ट्र है जिसने डीएनए वैक्सीन बनाया, तो ये भारत में बनाया गया है। और ये सबसे प्रमुख बात ये है कि ये वैक्सीन को बनाने के पीछे का कारण ये भी है कि वैक्सीन से जो भय है, जिसको वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं, उससे बचने में ये बहुत बड़ा योगदान इसका रहेगा, क्योंकि इसको इसका उपयोग सुई के माध्यम से नहीं करते। ज़्यादातर जो वैक्सीन है, उसको तो सुई के माध्यम से उसका उपयोग किया जाता है। तो फिर उसके कारण क्या होगा? उसके कारण कई लोग लगवाने नहीं चाहते, सबको सुई का डर रहता है। तो एक वैक्सीन, इसको वैक्सीन हिचकिचाहट कहते हैं या वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, कि जहाँ पर आप वैक्सीन लगवाने से किसी न किसी कारण से हिचकिचाते हैं या डरते हैं। और डर का सबसे बड़ा कारण है सुई, कि कोई नहीं चाहता कि उनके शरीर में सुई लगे। लेकिन उस डर से बचने के लिए आप अपना जान तो नहीं गंवा सकते, ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर इसी हेजिटेंसी से, इसी हिचकिचाहट से बचने के लिए डीएनए वैक्सीन जो है, उसको इस प्रकार से बनाया गया कि उसके लिए वैक्सीन का ये जो है आपको इंजेक्शन के माध्यम से लेने की आवश्यकता ना पड़े। इंजेक्शन के माध्यम से इनको लेने की आवश्यकता ना पड़े, इस प्रकार से इसे बनाया गया है, तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेज़ल वैक्सीन इसको कहते हैं, अनुनासिक, चाहे तो आप कह सकते हैं कि अनुनासिक टीका है या नेज़ल वैक्सीन, कि नाक में ड्रॉप की तरह इसे डाला जा सकता है। तो ये डीएनए वैक्सीन है जो कि भारत में जिसे बनाया गया है। तो ये सारे अलग-अलग प्रकार के वैक्सीन हैं जिनका निर्माण किया गया है। अंत में हमारा एक टॉपिक है वैक्सीन की प्रभावकारिता, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एफिकेसी ऑफ वैक्सीन। एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, तो ये एफिकेसी क्या होती है, इसको समझेंगे हम। तो एफिकेसी कहने का मतलब ये होता है कि आखिर इनकी प्रभावकारिता कितनी है, प्रभावशीलता कितनी है, अगर सामान्य जनमानस में यदि हम देखें। तो इसको कैसे, इसकी गणना करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने के पहले हम समझेंगे कि आखिर नैदानिक परीक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल यानी नैदानिक परीक्षण क्या होता है? जब भी कोई नया वैक्सीन हम लोग बनाते हैं, तो उस वैक्सीन का पहले एक बार परीक्षण किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले उसका एक परीक्षण किया जाता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं? इससे कोई और समस्या तो नहीं उत्पन्न हो रही? ये कितना प्रभावशील है या नहीं है? तो हर प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, वो इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है? हर प्रकार के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और तो वो नैदानिक परीक्षण के ये सारे चरण होते हैं कि पहले प्रयोगशाला में इनका अध्ययन किया जाएगा। जैसे स्टेम सेल का उपयोग करेंगे, तो स्टेम कोशिकाओं में पहले वैक्सीन डाल करके वहां पे देखेंगे कुछ हो रहा है कि नहीं, या स्टेम सेल से पहले हम वहां से कोशिका उत्पन्न करेंगे या वहां से ऊतक उत्पन्न करेंगे और उनके ऊपर पहले परीक्षण करेंगे। वहां पे अगर सब कुछ दिखा, तो कई बार जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। तो जानवरों पर परीक्षण करके देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो ये सारे परीक्षण हो गए, कई सारे रासायनिक और भौतिक परीक्षण किए जाते हैं। वो सब परीक्षण जब हो गए और जब हमें लगा कि नहीं, वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और प्रभावकारी भी है, तब फिर इसका प्रयोग अलग-अलग चरणों में लोगों के ऊपर किया जाता है। तो पहले चरण में जैसे बहुत कम लोगों के ऊपर किया जाएगा, लगभग मान लीजिए 50 लोगों पर ये परीक्षण किया जाएगा। लगभग मैं कह रहा हूँ, 30 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो लगभग 50 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक दिखता है, तो फिर हम जाते हैं अगले चरण में। यहाँ पे लगभग 500-700 लोगों को चुना जाएगा और उनके ऊपर परीक्षण किया जाएगा। अगर यहाँ भी सब कुछ ठीक है, तो ये जाएगा अपने अगले चरण में, जहाँ पे हो सकता है कि 5000 लोग चुने जाएँ। यहाँ भी अगर सब कुछ ठीक है, तब ये जाएगा अंतिम चरण में, जहाँ पर 50,000 लोग पर परीक्षण हो सकता है कि किया जाए। तो 50,000, कई बार 30-32,000, कई बार
70-80 हजार भी। तो किस रोग के बारे में है, कैसा विषाणु है, ये इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये चारों चरण हो जाते हैं और इन सब चरणों के बाद अगर सब कुछ ठीक दिखा, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, तब फिर इसे बाज़ारों में उतार दिया जाएगा। फिर ये वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर जब हम चौथे चरण पर होते हैं, तब चौथे चरण में वैक्सीन की प्रभावकारिता जो है, इसकी गणना की जाती है कि वैक्सीन कितना प्रभावी है। अब कैसे इसकी गणना की जाती है, ये कहानी एक बार सुन लीजिए कि कैसे करते हैं, ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए फाइज़र की वैक्सीन की जो अंतिम चरण की जो नैदानिक परीक्षण था, वहाँ पर कुल मिलाकर 43,000 लोग थे, ठीक है? 43,000 लोगों के ऊपर ये जो परीक्षण है, ये किया गया। नैदानिक परीक्षण जो चौथा चरण है, उसमें 43,000 लोग थे। तो ये जो 43,000 कुल प्रतिभागी थे, उन 43,000 लोगों में से 170 लोग ऐसे थे जिनको कोविड-19 हो गया। इसके बाद भी मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी 43,000 में से 170 लोग ऐसे थे जिनको हो गया। अब जब भी ये नैदानिक परीक्षण किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, जितने भी प्रतिभागी होंगे, उनको 2 भागों में हम लोग बाँटते हैं, ठीक है? एक भाग तो 2 भागों में बाँटेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 21,500 लोग और 21,500 लोग दूसरे भाग में। तो 2 भागों में बाँटा गया। 21,500 के 2 भागों में बाँटा गया। अब इसमें से एक 21,500 ऐसा होगा जिनको सच में टीका लगाया जाएगा और बाकी 21,500 ऐसे होंगे जिनको टीका नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये बात उनको नहीं पता। आपको टीका नहीं लग रहा है और टीके की जगह पे इंजेक्शन से खाली आपके शरीर में पानी डाल दिया गया है, ये आप नहीं जानते, ठीक है? ये आप नहीं जानते, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क ये बात नहीं जानता, ठीक है? तो इस प्रकार से परीक्षण किया जाता है कि आप 2 भागों में विभाजित कर देते हैं लोगों को। एक वैसे लोग होंगे जिनको टीका लगाया जाएगा और दूसरे ऐसे होंगे जिनको प्रायोगिक औषध या फिर जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसिबो, इनको दिया जाएगा प्लेसिबो। इनको दिया जाएगा प्लेसिबो। अब ये जो प्लेसिबो है, ये जो प्लेसिबो है, ये सच में दवा नहीं होता, लेकिन आपको ये पता नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि आपको जो दी गई है वो दवा है ही नहीं, वो एक प्लेसिबो थी। हो सकता है बस पानी आपके शरीर में डाल दिया गया और आप खुश हैं कि आपको वैक्सीन लग गया है। तो अब मान लीजिए कि ये जो 170 लोग थे, ठीक है? ये जो 170 लोग थे, इसमें से 85 लोग इधर से हैं और 85 लोग इधर से हैं। यानी 170 लोग जिनको रोग हो गया, वैक्सीन लगाने के बाद भी, उसमें से 85 लोग हैं जिनको टीका लगाया गया था और 85 ऐसे हैं जिनको टीका नहीं लगाया गया था। तो वैसे में तो हम कहेंगे प्रभावकारिता या प्रभावशीलता शून्य है, क्योंकि आपको वैक्सीन लगा कि आपको वैक्सीन नहीं लगा, इससे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। आपको तो हो गया रोग जो नहीं होना चाहिए था वो रोग तो हो गया। तो जितने जिसने वैक्सीन लगाया उनको भी हुआ, जिसने वैक्सीन नहीं लगाया उनको भी हुआ। तो वैसे में प्रभावकारिता या प्रभावशीलता शून्य कही जाएगी। दूसरा परिदृश्य मान लीजिए जहां पर ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिससे टीका लगाया गया और उसे रोग हुआ हो और पूरे 170 के 170 वैसे लोग हैं जिन्होंने प्लेसिबो लगवाया था, जिनको प्लेसिबो लगाया गया था। तो वैसे में आप क्या कहेंगे प्रभावशीलता क्या है? शत प्रतिशत है कि जिसको भी वैक्सीन लगा उसे रोग नहीं हुआ, जिसे भी वैक्सीन नहीं लगा केवल उसी को रोग हुआ। तो वैसे में हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रभावशीलता है, ये शत प्रतिशत है, 100% है। वास्तविकता में क्या देखा गया कि 8 लोग ऐसे थे जिनको टीका लगने के बाद भी ये बीमारी हो गई और 162 लोग ऐसे थे जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था और इसलिए उन्हें ये रोग हुआ। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो किया जाता है, ये जो गणना की जाती है, ये इसी आधार पर की जाती है। इसी आधार पे की जाती है कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये रोग हो गया। तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि 162 लोग हैं जिनको रोग हो गया, 170 कुल लोग थे और इस प्रकार से हम इसका प्रतिशत निकालते हैं, तो ये मिलाकर के हो जाएगा कितना लगभग 95.3%।
तो इसीलिए इसका आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि फाइज़र का की जो प्रभावकारिता है, वो कितनी है? वो 95% है। तो 95% निकला फाइज़र का, मॉडर्ना का 94%, स्पुतनिक का 92%, नोवावैक, एस्ट्राज़ेनेका एस्ट्राज़ेनेका है जो हमारे लिए बनी कोविशील्ड। जो हमारे लिए बनी कोविशील्ड वो थी एस्ट्राज़ेनेका जिसमें 67% देखा गया कि इनकी प्रभावकारिता दिखी और साथ ही साथ जो कोवैक्सिन का उपयोग हमने किया तो कोवैक्सिन जो भारत में बनाया गया, इस इसकी प्रभावकारिता लगभग 78% देखी गई थी। तो इस प्रकार से प्रभावकारिता की गणना की जाती है।